Hello students, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes of English. I am A.K. Dwivedi and today I am going to provide you solution of the exercises given on the back side of the poem, that is the Lake of Innisfree. You have explained this poem and some exercises were also explained to you. Now some more exercises given on the page number 24 will be explained to you, will be provided with solutions. So be ready, open your book, page number 24 and try to understand the exercises given on page number 24. Okay students, यानी पेज नंबर 24 की एक्सरसाइज उनका सॉल्यूशन. स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है आई हैवंट सीन हर. आई हैवंट सीन हर, यद्यपि आई हैवंट सी हर यहां पे लिखा है, दैट इज रॉन्ग. दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और यहां पे ये सेंटेंस गलत लिखा है, तो इसको हम करेक्ट करेंगे हैवंट सी. हैज हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म की वर्ब आती है और ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. मैंने उसे नहीं देखा है. दो ऑप्शन दिए गए हैं, सिंस मॉर्निंग, फॉर एंड हाफ एन आवर. कब से? सुबह से या आधे घंटे से. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सही हो सकते हैं. मैंने उसे आधे घंटे से नहीं देखा है या सुबह से नहीं देखा है. यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों करेक्ट हो सकते हैं, बट बेटर टू राइट ए ऑप्शन सिंस मॉर्निंग. ओके, सो राइट हियर सिंस मॉर्निंग. मैंने उसे सुबह से नहीं देखा है, तो बेटर ऑप्शन इज ए ऑप्शन. बट यू कैन ऑल्सो राइट बी ऑप्शन ऑल्सो. For is used for indefinite time of period. Now next one, we have. This sentence is also wrong. We have been होना चाहिए. This is present perfect continuous tense. तो इसको सही कर लीजिए. We have been waiting. और भी एक चीज मिस है, wait के बाद हमेशा for आता है. We have been waiting for you. ये करेक्ट सेंटेंस होगा, यानी हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं. कब से? लास्ट सैटरडे होगा नहीं, ये पास्ट टेंस के लिए होता है. 2 आवर्स. बी ऑप्शन सही है, बट इसमें भी थोड़ी मिस्टेक है, फार और यूज होना चाहिए. तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा, लेकिन उसके पहले आपको फार भी लगाना होगा. वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स. ओके, हम लोग आपका इंतजार 2 घंटे से कर रहे हैं. फॉर 2 hours. This is indefinite time. Indefinite time के लिए हम for का यूज करते हैं और since का प्रयोग definite time के लिए करते हैं. For 2 hours, any 2 hours. You don't know if it is exactly 2 hours. ये 2 घंटे ही है या कम ज्यादा है, अनिश्चित समय है, इसलिए for 2 hours होना चाहिए. यद्यपि ये ऑप्शन भी गलत था, इसके पहले for नहीं लिखा था. नेक्स्ट वन, द फार्मर हैज बीन प्लोइंग फील्ड. किसान खेत जोत रहा है. कब से? दिस इज आल्सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज हैव बीन हेल्पिंग वर्ब आती है और वर्ब में आईएनजी फॉर्म. सिंस और फॉर का भी यूज करते हैं. सिंस डेफिनेट टाइम के लिए और फॉर इनडेफिनेट टाइम के लिए. तो 2 ऑप्शन है, मॉर्निंग, मोर देन 1 आवर, सुबह से या 1 घंटे से ज्यादा. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बेटर है सिंस मॉर्निंग. आप लिख सकते हैं फॉर मोर देन 1 आवर. दोनों ही ऑप्शन यद्यपि सही नहीं है ना, क्योंकि इनके पहले सिंस मॉर्निंग होना चाहिए और फॉर मोर देन आवर. फॉर मोर देन आवर, तो ये भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और मॉर्निंग है तो सिंस लगाएंगे. ठीक है, तो मैं इसमें ए ऑप्शन लिख रहा हूं, द फील्ड सिंस मॉर्निंग. ओके, यद्यपि यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन रॉन्ग है, सिंस मॉर्निंग, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंस और फॉर का यूज जरूर होता है. यू कैन राइट आइदर सिंस मॉर्निंग या फॉर मोर देन 1 आवर, 1 घंटे से ज्यादा समय से.
नेक्स्ट वन, शी हैज नॉट स्पोकन टू मी, उसने मुझसे बात नहीं की है। कब से? दो ऑप्शन है, लास्ट वीक से, पिछले सप्ताह से, या मोर देन 2 ईयर्स, 2 साल से अधिक। तो बेटर है यहाँ पर मोर देन 2 ईयर्स। शी हैज नॉट स्पोकन टू मी फॉर मोर देन 2 ईयर्स, इसमें भी फॉर लगेगा, फॉर मोर देन 2 years. Okay, for more than 2 years. But both options here are incorrect. क्यों? For more than 2 years for होना चाहिए, पहले वो नहीं लगा था, और बी में लास्ट वीक दिया है since होना चाहिए था। आप बी ऑप्शन भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? since last week. Okay. Now see sentence number 5. I haven't eaten, ये भी सेंटेंस रंग है, eat eaten होना चाहिए क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। I haven't eaten any pizza. Okay, I haven't eaten any pizza. कब से? टाइम दिया गया, over a year, I was a child. तो बेटर ऑप्शन है over a year. Okay, right here, over a year. Over a year. Okay, that's right. Here it is not necessary to write for, over a year. Now next one, she has worn the same old dress. उसने वही पुरानी ड्रेस पहन रखी है। कब से? 1 महीने से। At least a month, मतलब 1 महीने तक वही ड्रेस पहन चुकी है। दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ए ऑप्शन सही होगा। At least a month. Okay, so in this exercise there were many mistakes. इस एक्सरसाइज में बहुत सारी गलतियां थी, ठीक है। बी ऑप्शन में था द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, ये इतना सुटेबल नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन है सी हैज वर्न द सेम ओल्ड ड्रेस एट लीस्ट अ मंथ, 1 महीने तक वही ड्रेस पहन चुकी है। नाउ स्टूडेंट सी सम एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, देयर इज गिवन, राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। निम्न शब्दों के एंटोनिम्स आपको लिखना है, तो देखते हैं एंटोनिम्स कौन कौन से हैं। लेट अस डिस्कस, आई थिंक एवरीबडी इज अवेयर ऑफ दीज एंटोनिम्स बिकॉज दे आर वेरी सिंपल। डे, डे मीन्स दिन होता है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? नाइट। ओके, डे नाइट। नेक्स्ट वन, लाइक, लाइक मीन्स एक जैसा या पसंद करना। ओके, देन अनलाइक, लाइक अनलाइक, असमान। नेक्स्ट वन है पॉसिबल, पॉसिबल मीन्स होता है संभव, तो इम्पॉसिबल, पॉसिबल impossible. Okay, next one, regular, regular means नियमित, regular means नियमित, एंटोनिम्स हो जाएगा irregular, अनियमित। Okay, next one, use, use means प्रयोग करना। Okay, use means प्रयोग करना, सदुपयोग करना। देन इसका एंटोनिम्स हो जाएगा मिस यूज, दुरुपयोग करना। नेक्स्ट वन, अराइज, अराइज मीन्स उठना, जागना, तो फॉल या स्लीप। अराइज का मतलब उठना, तो फॉल गिरना या राइज भी हो जाएगा आपका, सॉरी स्लीप, स्लीप भी हो सकता है, सोते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स योर एक्सरसाइज आर फिनिश्ड। नाउ इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू नेक्स्ट चैप्टर और इन ग्रामर पार्ट। सो स्टूडेंट्स यू हैव टू नोट डाउन ऑल दीज एक्सरसाइजेस इन योर बुक। दिस इज देयर इज नो नीड टू राइट दीज एक्सरसाइज इन योर फेयर नोटबुक। इफ यू वांट यू कैन डू,
But if you don't want to do these exercises in a notebook, then you can do only in the book. Okay, thank you for attending the class. सुस्वागतम। पेरेंट लता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बच्चों, आज मैं आपको पंचमा पाठ अंगुली माला का शेष भाग पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, यहाँ आपकी बुक में षष्ठा पाठा लिखा है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। ये पंचमा पाठा है, मिसप्रिंट है, इसे सही कर लेंगे। पिछले वीडियो में मैं आपको अंगुली माल के बारे में बता चुकी हूँ। एक बार फिर से रिमाइंड कराती हूँ। अंगुली माल नामक एक दस्यु था, डकैत था। लोगों को लूटना और मारना उसका दैनिक कार्य था। जब वह किसी को मार देता था तो उसकी उंगलियां काट करके और उन उंगलियों की माला बना करके पहनता था। तो उसके आतंक से उस देश के राजा और प्रजा दोनों बहुत भयभीत थे। राजा ने उसे बहुत प्रकार से पकड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो उन्होंने महात्मा बुद्ध जी से निवेदन किया और महात्मा बुद्ध जी उसके पास गए। उन्होंने उसे धर्म का उपदेश दिया और वह महात्मा बुद्ध के उपदेश से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपना ये डकैती का कार्य छोड़ दिया और वह उनके चरणों में गिर पड़ा और एक अच्छा इंसान बन गया। तो बच्चों, इसका पहला संकेत मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब ये दूसरा संकेत जो है अंगुली माला से लेकर के अभवत तक है। संदर्भ आपको अब नहीं लिखना है, संदर्भ हमेशा स्टार्टिंग में एक बार लिखेंगे, संकेत डालें और फिर अर्थ हेडिंग डालें, अर्थ लिखें। क्लियर? तो देखिए, मैं इन पंक्तियों का अर्थ पढ़ा रही हूँ, ध्यान से सुने। अंगुली माला बुद्धम अवलोक्य क्रूरतया हंतुम अधावत। अंगुली माल बुद्ध को देखकर क्रूरता से मारने के लिए दौड़ा। हंतुम मारने के लिए। बच्चों, इसमें तुम प्रत्यय है। हंतुम शब्द में हन धातु है और तुमुन प्रत्यय है। ठीक है, तुमुन प्रत्यय जो है के लिए अर्थ में आता है, इसलिए हम यहाँ बोलेंगे मारने के लिए। और यहाँ भी देखिए दीर्घ संधि है। बुद्धम वाक्य में संधि है, दीर्घ संधि बुद्धम प्लस अवलोक्य। अवलोक्य मीन्स होता है देखकर, यानी महात्मा बुद्ध को देखकर। समझ में? शब्दों का विच्छेद जरूर करें, तब अर्थ ज्यादा अच्छी तरह से स्पष्ट होता है। अंगुली माल बुद्ध को देखकर के क्रूरता से मारने के लिए दौड़ा। बुद्धा स्वतपोबलेन ज्ञानम प्रकाशित। बुद्ध ने स्वमिस अपनी तपोबलेन तपस्या के बल से ज्ञानम प्रकाश्य ज्ञान को प्रकट किया। अंगुली माला दूरादेव भाषण। अंगुली माल दूर से ही बोला। दूरादेव भी में भी संधि है बच्चों, देखो संधि क्या संयोग है, दूराद प्लस ए, दूर से ही। ठीक है, अंगुली माल दूर से ही अभाषक ने बोला। तिष्ठ ठहरो, अत्रैव तिष्ठ यही ठहरो। अत्रैव में भी वृद्धि संधि है, इसका विच्छेद है बच्चों अत्र प्लस ए, यानी यही यही ठहरो। करुणा स्वरेण बुद्धोवाच। करुणा स्वर से बुद्ध ने कहा। बुद्धोवाच में भी बुद्ध प्लस उवाच, उवाच मीन्स कहा। करुणा स्वर से बुद्ध ने कहा, अहम तिष्ठामि, मैं ठहरता हूँ। किंतु तुम कदा स्थास्यसि, किंतु तुम कब ठहरोगे। कदा मीन्स कब, किंतु तुम कब ठहरोगे। सह करुणा स्वरेण करुणाद्र भावम विलोक्य चकितावत। वह करुणा स्वर से करुणा भाव को देखकर या दया भाव को देखकर, विलोक्य मीन्स देखकर, यहाँ भी लिया प्रत्यय है, कर के अर्थ आएगा देखकर। ठीक है, दया भाव को देखकर चकितावत आश्चर्यचकित हो गया। जो ये ऐसे समार्थ है ना, ये आ है अवग्रह चिन्ह, इसको बोलेंगे आ। चकिता अभवत, चकित
हो गया या आश्चर्यचकित हो गया। वह करुणा स्वर से दया भाव को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। पुनश्च बुद्धस्य समक्षो अवनतो अभूत। पुनश्च और फिर, देखो पुनश्च में भी विसर्ग संधि है, पुनः प्लस चा, ठीक है। और फिर बुद्ध के सामने अवनतो अभूत, झुक गया। बुद्धस्य तदा धर्मस्य परहितस्य प्रेमणः करुणायाश्च शिक्षा तस्मै यददात्। तदा निस्तार बुद्ध ने धर्म, परहितस्य प्रेरणा, परहितस्य दूसरों की भलाई, प्रेमणा प्रेम, करुणायाश्च, करुणाया प्लस चा, यहाँ भी विसर्ग संधि है, और करुणा की शिक्षा तस्मै यददात्, उसे दी। बुद्ध ने तब धर्म, दूसरों की भलाई, प्रेम और करुणा की शिक्षा उसे दी। फिर से देखें इन पंक्तियों को। अंगुलीमाल बुद्ध को देख करके क्रूरता से मारने के लिए दौड़ा। बुद्ध ने अपनी तपस्या के बल से ज्ञान को प्रकट किया। अंगुलीमाल दूर से ही बोला, ठहरो, यहीं ठहरो। करुणा स्वर से बुद्ध ने कहा, मैं ठहरता हूँ, किंतु तुम कब ठहरोगे? वह करुणा स्वर से दया भाव को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और फिर बुद्ध के सामने झुक गया। बुद्ध ने तब धर्म, दूसरों की भलाई, प्रेम और करुणा की शिक्षा तस्मै यददात्, उसे दी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये पैसेज कंप्लीट है। आगे देखिए लास्ट पैसेज है, बुद्धस्य उपदेश प्रभावात् अंगुलीमालस्य अज्ञान अंधकारा नष्टा जाता। बुद्ध के उपदेश के प्रभाव से अंगुलीमाल का अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो गया। जाता मीन्स हो गया। सा अंगुलीनां मालां छित्त्वा, उसने उंगलियों की माला को काटकर खड्गम प्राक्षिपत, तलवार फेंक दी। उसने अंगुलियों की माला काटकर तलवार फेंक दी। सा परपीडनाम हिंसां च प्रत्यज, वह दूसरों को पीड़ा देना और हिंसा को छोड़कर उसने दया भाव को प्राप्त किया। सा बुद्ध से शिष्या अभवत्, वह बुद्ध का शिष्य हो गया। एवं प्रकारेण, इस प्रकार से हिंसोपरि, हिंसा के ऊपर हिंसा, क्रूरतोपरि, क्रूरता के ऊपर दया भाव की श्रेष्ठता उद्घाटिता अभवत्, प्रकट हो गई। ठीक है, यहाँ हिंसोपरि में भी गुण संधि है, हिंसा प्लस उपरि। इसी तरह से क्रूरतोपरि में भी क्रूरता प्लस उपरि गुण संधि है। फिर से सुने इस पैसेज को। बुद्ध के उपदेश के प्रभाव से अंगुलीमाल का अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो गया। उसने उंगलियों की माला काटकर तलवार फेंक दी और उसने दूसरों की पीड़ा और हिंसा को छोड़कर दया भाव को प्राप्त किया। वह बुद्ध का शिष्य हो गया। इस प्रकार से हिंसा के ऊपर अहिंसा और क्रूरता के ऊपर दया भाव की श्रेष्ठता प्रकट हो गई। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ही आज आपका ये पाठ अंगुलीमाला का अर्थ समाप्त हो गया है। बच्चों, आप इस पाठ का शब्दार्थ याद करें, इसका अर्थ पढ़ें और लिखें। आपका लेखन कार्य बहुत ही सुंदर और स्पष्ट होना चाहिए बच्चों, इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में पंचमा पाठांगुलीमाला की एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, तब तक आप अपना कार्य बहुत एकाग्रता, तन्मयता और लगन से करते रहें। समय से अपना कार्य पूर्ण करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय। Myself राकेश कुमार, साइंस टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। साइंस क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, इस क्लास में चैप्टर परिवहन एवं उत्सर्जन
में रक्त के कार्य एवं रक्त को शरीर में ले जाने वाली और वापस लाने वाली धमनी और सिराओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि धमनी क्या होता है, सिरा क्या होता है, कौन किस तरीके से बने होते हैं, किस ऊतक से बने होते हैं। तो रक्त के कार्य, रक्त हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट इकाई है। इसके कार्य निम्नलिखित हैं। या भोजन के साथ ऑक्सीजन गैस का भी परिसंचरण करता है या परिवहन करता है। यानी हृदय से जो रक्त सभी शरीर के सभी अंगों में जाता है वो दो एक ही प्रकार का होता है, वो ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन युक्त होता है। तो ये भोजन व ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में पहुंचाने का कार्य करता है या अनुपयोगी पदार्थों को वापस यानी गुर्दे में वहाँ से पहुँचता है जहाँ से इनका उत्सर्जन होता है। यानी अपशिष्ट पदार्थों को उन स्थानों तक पहुँचाता है जहाँ से इनका उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन का मतलब है बाहर निकालना। तीसरा नंबर है यह रक्त का थक्का जमा कर अत्यधिक रक्त के स्राव को रोकता है। चौथा नंबर है यह जीवाणुओं को नष्ट करके रोग फैलाने से रोकता है। रक्त जीवाणुओं को नष्ट करके रोग फैलाने में भी सहायक है, रोकने में भी सहायक होता है। अगला नंबर है यह शारीरिक ताप को नियंत्रित रखता है। यह ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का भी कार्य करता है। अगला नंबर है यह जल सतह को नियंत्रित कर एक समान रूप से वितरण कर जल स्तर को नियंत्रित रखने का भी कार्य करता है। तो इस प्रकार से रक्त हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट इकाई है। अब हृदय से रक्त को ले जाने के लिए कौन कौन से पार्ट काम करते हैं या अंग काम करते हैं। तो नंबर 1 रक्त वाहिकाएं। रक्त वाहिकाएं नंबर 1 धमनी, नंबर 2 सिराएं और नंबर 3 रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं यानी रक्त वाहिकाओं के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं। नंबर 1 धमनी, नंबर 2 सिराएं और नंबर 3 रक्त कोशिकाएं। अब धमनी क्या होता है? धमनियों का काम है हृदय से ऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजन युक्त रक्त को संपूर्ण शरीर में भेजने का कार्य धमनियों का होता है। धमनी मोटी सिराएं होती हैं। तो धमनियां वे रक्त वाहिनियां होती हैं जिनमें रक्त हृदय से शरीर के सभी भागों में पहुंचाया जाता है। कलाई व गर्दन को छोड़कर बाकी सभी स्थानों में ये मांसल यानी मांस के अंदर या आंतरिक भागों से होकर के गुजरती है। कलाई में जहाँ पर डॉक्टर को जब कभी दिखाते हैं तो वो नाड़ी देखता है, तो नाड़ी कलाई में देखता है या फिर वो गर्दन में मिलती है। इनमें से किसी स्थान पर नाड़ी 2 जगह यानी गर्दन या कलाई में होती है। धमनियों की दीवारें 3 सतहों से मिलकर बनी होती हैं। बाहरी सतह लचीले ऊतक से मिलकर बनी होती है। बाहरी जो सतहें होती हैं वो लचीले ऊतकों से बनी होती हैं। इसके बाद लचीले का मतलब है वो मुड़ सकती हैं
तथा भीतरी सतह पतली व चिकनी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। धमनियों का मध्य भाग एक मजबूत ऊतक से मिलकर के बना होता है। तो धमनियों में 3 परतें होती हैं, बाह्य परत, मध्य परत और आंतरिक परत। बाह्य परत लचीले ऊतकों से बनी होती है एवं आंतरिक परत भी लचीले ऊतकों से बनी होती है, लेकिन मध्य परत जो होती है वो कठोर ऊतकों से बनी होती है। जो मध्य की कोशिकाएं होती हैं या मध्य के जो ऊतक होते हैं वो चिकने ऊतक होते हैं, यानी फ्लेक्सिबल। इनमें फूलने और सिकुड़ने की भी क्षमता होती है। तो जब हृदय स्पंदन करता है यानी धड़कन करता है, धड़कता है, उसे ही स्पंदन कहते हैं। जब हृदय स्पंदन करता है धमनियों की चिकनी दीवारें प्रत्येक समय अपने अंदर रक्त भरने के लिए फूल जाती हैं। तब उनके मजबूत ऊतक धीरे धीरे सिकुड़ते हैं। इससे रक्त वाहिनियों की लंबाई के चारों ओर कोशिकाओं की ओर निचुड़ जाता है और रक्त संपूर्ण शरीर में भेज दिया जाता है। इसके बाद नंबर 2 है सिराएं। सिराएं भी कई प्रकार के ऊतकों से मिलकर के बनी होती हैं। जिस प्रकार से धमनी बनी होती है वैसे ही सिराएं बनी होती हैं। सिराएं शरीर के या त्वचा के नीचे ही भाग में होती है, यानी ये सिराओं का काम क्या है? सिराएं संपूर्ण शरीर से रक्त और अपशिष्ट पदार्थों को अपने साथ लेकर के हृदय में पहुंचाने का कार्य सिराएं करती हैं। और सिराएं हमको बाहर से ही दिखाई दे सकती हैं। नीले हरे रंग की आप अपनी त्वचा के नीचे देखेंगे, नीले हरे रंग की जो वेन्स दिखाई देती हैं ये सिराएं ही हैं। और सिराएं आपस में जुड़ी होती हैं। तो सिराएं शरीर के सभी भागों में अशुद्ध रक्त को अशुद्ध पदार्थों सहित हृदय में वापस लाने का कार्य सिराएं करती हैं। इस प्रकार से सिराएं त्वचा की सतह के पास ही स्थित होती हैं तथा हमारे हाथों व पैरों में हरी नीली रेखाओं के रूप में देखी जा सकती हैं। सिराएं रक्त कोशिकाओं पर निकलती हैं। प्रारंभ में वे बहुत सूक्ष्म होती हैं जिन्हें सिरिकाएं भी कहते हैं। जो पतली पतली सी दूर दूर दिखाई देती हैं उनको सिरिकाएं कहते हैं। धमनियों की भांति सिराओं की दीवारों भी परतों से बनी होती हैं, लेकिन सिराओं की दीवारें धमनी की दीवारों की अपेक्षा अधिक पतली एवं लचीली होती हैं। सिराओं में एक मार्ग वाले कपाट होते हैं जो हृदय के दोनों ओर खुले हैं। ये कपाट रक्त को पीछे की ओर नहीं बढ़ने देते, यानी वापस जाने नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से सिराओं का काम है संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रक्त या रक्त के साथ बहुत सारी अशुद्धियां जो होती हैं उनको लेकर के हृदय में लाने का काम सिराएं करती हैं। रक्त कोशिकाएं भी इसी से संबंधित हैं। रक्त कोशिकाएं भी इन सिराओं से धमनियों के साथ या सिराओं के साथ मिलकर के अपना रोल अदा करती हैं, यानी अपशिष्ट पदार्थों को साथ में ले आने का काम भी करती हैं। तो इस प्रकार से धमनी और सिराओं में अंतर भी हो गया। धमनी का काम क्या है? धमनी का काम होता है शुद्ध रक्त को हृदय से संपूर्ण शरीर में भेजने का काम धमनी करती हैं। और धमनियां मांसल पर या मसल्स के अंदर से होकर चलती हैं। ये केवल 2 जगह ही आपको बाहर दिखाई देती हैं या समझ में या इनका एहसास किया जा सकता है, और वो जगह है गर्दन और कलाई। गर्दन और कलाई की जगह में ही धमनी मिलती है, जिसको आप नाड़ी कहते हैं। इसी प्रकार से अब सिराओं का काम क्या है?
सिराएं अशुद्ध रक्त को, यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, क्योंकि ऑक्सीजन यूज कर ली गई, ऑक्सीजन यूज करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ वापस हृदय में लाने का काम सिराएं करती हैं। सिराएं भी धमनियों की तरीके से ही 3 परतों की बनी होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, और इनको त्वचा के नीचे ही हरे या नीले रंग की जो दिखाई देती हैं वे सिराएं ही हैं। तो रक्त कोशिकाओं के बारे में अब देखते हैं। धमनी और सिरा के बारे में हो गया। रक्त कोशिकाएं, अब रक्त कोशिकाएं सबसे छोटी पतली दीवारों वाली रुधिर वाहिनियां रक्त कोशिकाएं कहलाती हैं। ये धमनी व सिराओं को जोड़ती हैं। ऑक्सीजन, भोजन एवं अन्य पदार्थ रक्त कोशिकाओं के द्वारा रुधिर से ऊतकों में जाते हैं। रक्त कोशिकाओं के द्वारा ही ऑक्सीजन और खाद्य पदार्थ आदि सब रक्त कोशिकाओं की द्वारा ही सभी ऊतकों में पहुंचाए जाते हैं। भोजन एवं अन्य पदार्थ रक्त कोशिकाओं के द्वारा भेजे जाने के बाद ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य अनुपयोगी पदार्थ रक्त कोशिकाओं के द्वारा ही वापस हृदय में लाए जाते हैं। तो बच्चों, आपने परिवहन सिस्टम के आधार पर यानी रक्त के कार्य और रक्त वाहिकाएं, धमनी और सिराओं में अंतर पढ़ लिया। तो इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।